तो बहुत अधिक सीरम लगाने से भी स्किन खराब होती है कुछ, क्योंकि आपने शायद सही तरीका का सीरम नहीं लगाया। जो क्या है कि लोग वहाँ से निकलने के बाद उसको ऐसे ऐसे दबा के निकलते हैं, उससे क्या है वहाँ पे दाग भी छूटता है और गड्ढे बनने के चांसेस होते हैं। सरसों तेल नहीं लगाने के लिए होता है स्किन में। अच्छा, सरसों नहीं लगाना होता है, ना स्किन में लगाना है ना बाल में लगाना है। वो खाने में खाइए, वो खाने के लिए है, वो खाना ही खाना है उसका। स्क्रब जैसे लोग कॉफी से स्क्रब कर रहे हैं, लूफा से स्क्रब कर रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, वो रेडनेस और रैश क्रिएट कर सकता है स्किन पे। हेलो नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास शो जानना जरूरी है में आप सभी का स्वागत है। जानना जरूरी है में हम उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं जो वाकई में आपको जानना जरूरी है। इसी बीच आज हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में, स्किन से जुड़ी सारी समस्याएं, स्किन से जुड़े मिथ्स, स्किन से जुड़े फैक्ट और इन सारी चीजों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर यशा उपेंद्र जी। डॉक्टर यशा, आपका स्वागत है इंडियन। थैंक यू। तो आज जैसा कि मैंने बताया हम स्किन के बारे में बात करेंगे, तो मैम पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर यशा उपेंद्र, मैंने MBBS MD स्किन किया हुआ है और मैंने MRCP भी किया है स्किन में, और मैं जंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ इवनिंग आवर्स में। ओके मैम, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि एक स्किन डॉक्टर के पास, जिसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके पास हमें कब कब जाना चाहिए और क्या हमें रेगुलरली या फ्रिक्वेंटली कब विजिट करना चाहिए? क्या जब कोई परेशानी होती है तभी जाना चाहिए या नॉर्मली भी आप विजिट करना चाहिए? देखिए, पहले क्या था कि जब लोगों को परेशानी होती थी तभी लोग स्किन के लिए विजिट करते थे, डॉक्टर को विजिट किया करते थे। पर आज के दिन में जब वहाँ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है, इतना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इमोशंस जा रहा है, तो क्या होता है, पीपल वांट अ गुड स्किन ऑल्सो। उनको एक गुड स्किन के लिए भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि हम कैसे अपने स्किन को मेंटेन रख सके, जो हमारा है, हम एंटी एजिंग कैसे रख सके, हमारा एज जैसे एजिंग हो रही है तो हम कैसे अपने स्किन को केयर कर सकते हैं। तो दोनों पर्पस होता है। आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि उसी को सही हल पता है। और अगर आपको इन जनरल स्किन केयर चाहिए या जनरल आपको कॉस्मेटिक एस्थेटिक इश्यूज है, तब भी लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। ओके, जैसे आपने एंटी एजिंग बताया, एंटी एजिंग एक बहुत कॉमन टर्म है, बट मैं आप जानना चाहूंगा एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंटी एजिंग होता क्या है? देखिए, होता क्या है कि विथ एज आपकी दो तरह की एजिंग होती है। एक तो क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है, मतलब आपकी जो एजिंग होती है वो आपके एज के अकॉर्डिंग होती है। जैसे आप एज हो रहा है तो आप एज कर रहे हैं। और एक और फैक्टर क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, कोई एडिक्शन है, या आपका पुअर डाइटरी हैबिट्स है, पुअर स्लीप है, जो आजकल बहुत देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, उसके कारण आपकी एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, उसकी स्पीड अप हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि एट द एज ऑफ 25-26 भी आपकी एजिंग के साइंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अर्ली 20s या एटलीस्ट लेट 20s हम एंटी एजिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। अर्ली 20 जिन केसेस में अगर थोड़ा ज्यादा एजिंग के साइंस आ रहे हैं, अदरवाइज लेट 20s हम स्टार्ट करते हैं। पहले कब होता था, जब आप, जैसे आपने बताया कि पुअर लाइफस्टाइल, जो स्लीप साइकिल सही से नहीं होना और स्क्रीन टाइम खराब, स्क्रीन टाइम जो ज्यादा हो चुका है, इस वजह से क्या एंटी एजिंग आती है, जैसा आपने बताया? देखिए, होता क्या है कि आपकी अगर स्लीप साइकिल सही नहीं है तो लोग अक्सर बोलते हैं कि हम तो टाइम पे सोए, हम तो 8 घंटा रात में सो लिए। पर आप कितने बजे से कितने बजे तक सो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप 10:30 to 6:30 सो रहे हैं तो वो एक आइडियल स्लीप है। क्योंकि उससे आपके हार्मोनल सिक्रीशंस नॉर्मल होते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोन्स नॉर्मल जा रहा है, आपकी फंक्शनिंग नॉर्मल जा रही है। पर अगर आप कह रहे हैं हम 2 बजे से सो के 10 बजे तक उठ रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल स्लीप नहीं है। ऑल्दो आप 8 घंटा सो रहे हैं पर वो एक नॉर्मल स्लीप नहीं है। तो नॉर्मल स्लीप साइकिल होता है तो प्रॉपर हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, आपका बॉडी की फंक्शनिंग सही रहती है, मेटाबॉलिज्म सही है, लाइफस्टाइल में और भी चीज़ें आती है, जैसे कि पुअर डाइट है, बहुत मतलब आजकल वो भी है, एक मिलता है, शॉप्स हैं, हम कुछ भी जंक फूड्स खाते हैं। जंक फूड खाने के कारण, और इवन जो आपका वेजिटेबल्स भी है उसकी क्वालिटी अब वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। न्यूट्रिएंट फैक्टर, हाँ, न्यूट्रिशन फैक्टर भी कम हो रहा है हर चीज़ का। तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी को उस लेवल का न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। उसके कारण भी आपकी एजिंग, आप में पिगमेंटेशन, डल स्किन, ये सब ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका कहना है, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कि 10:30 to 6:30 इज अ गुड टाइम टू स्लीप, क्योंकि इस समय आपने जैसा बताया हार्मोन्स, और क्या सनलाइट वगैरह भी एक इशू है?
सनलाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि सन में यूवी रेज होता है, यूवीए और यूवीबी रेज होता है, ये दोनों आपकी स्किन में एजिंग कराती है। ओके। तो उसके कारण क्या होता है कि आपका जैसे यूवीए है वो हमारे स्किन में एजिंग और पिगमेंटेशन कराती है, और यूवीबी जो होती है वो हमें बर्न करती है और कैंसर की तरफ स्किन को ढकेलती है। पर लकली इंडियन स्किन में मेलेनिन होने के कारण, यानी कलर होने के कारण, हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन होता है कैंसर से, जो कि वाइट पॉपुलेशन को नहीं होता है। पर स्टिल सन से हमारी एजिंग प्रोसेस बढ़ती है, हमारे स्किन का कोलेजन टूटता है, हमारे पिगमेंटेशन आते हैं और स्किन डल दिखना शुरू होती है। होता क्या है कि अगर आप स्क्रीन भी बहुत देख रहे हैं तो, या बहुत लाइट्स में भी बैठे हैं तो उसमें भी क्या होता है कि ब्लू लाइट निकलता है। वो ब्लू लाइट भी आपकी स्किन को हार्म करती है। तो जो ब्लू लाइट आपने बताया और सनलाइट के बारे में, बट जब हम सुबह उठते तो वो सन जो सन रेज रहती है स्टार्टिंग मॉर्निंग की, दैट इज हेल्दी। सी सन रेज आर हेल्दी, पर है क्या कि हम जो कहते हैं हम विटामिन डी सिंथेसिस के लिए हमको सनरेज चाहिए, तो वो हमको 2 घंटा धूप सेकने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अगर हम थोड़े देर भी हमारा चेहरा को अगर हम कवर करके भी रखें और हम बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी अगर सनलाइट पड़ती है तो विटामिन डी बन जाता है स्किन में। तो इसलिए फेशियल स्किन को एटलीस्ट, फेस और नेक के स्किन को एटलीस्ट हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए सन से, चाहे हम बाहर जब भी निकल रहे हो, इवन घर के अंदर हैं तो भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे आपने बताया बाहर है तो प्रोटेक्ट करना है, तो बाहर अगर हम घर के अंदर है तो भी प्रोटेक्ट करना है। जी हाँ, आपने जैसे होता है घर के अंदर है तो भी प्रोटेक्ट करना है। बाहर सपोज हम जाते हैं, घर के अंदर तो चलिए हम कर्टेन्स को बंद करके एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर लिया अपन ने, मगर जब हम बाहर जा रहे हैं और काम से जा रहे हैं, या सपोज आई एम इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, सपोज हमें बाहर भी जाना होता है कई बार, तो कैसे, और एक नॉर्मल आदमी भी, लेमैन भी बाहर जाता ही है, तो हाउ ही और शी कैन प्रोटेक्ट नेक हो गया और जैसा आपने बताया फेशियल पार्ट। देखिए, पहली चीज है हमको सनस्क्रीन लगाना है। अब सनस्क्रीन कौन सा लगाना है, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ सनस्क्रीन, हमको कौन सा एग्जैक्टली पिकअप करना है अपने लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सनस्क्रीन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो कि टिंटेड हो, जिसकी SPF मिनिमम 30 हो। देखिए, हमको बहुत हाई SPF पे नहीं जाना है क्योंकि हमारी स्किन बर्न नहीं करती, तो हमारे लिए 30-40 SPF भी पर्याप्त है। और दूसरा है कि इसमें PA फैक्टर हो। उसमें आप आजकल सनस्क्रीन में देखेंगे उसमें कैपिटल A, कैपिटल P, कैपिटल A प्लस प्लस लिखा होता है। वो फैक्टर एक्चुअली आपकी स्किन को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PA फैक्टर एटलीस्ट +1 या +2 हो उसमें, वैसी सनस्क्रीन को यूज करना है। और सनस्क्रीन 10-15 मिनट पहले यूज करना है बाहर निकलने के। और 2 फिंगर या 3 फिंगर सफिशिएंट होता है आपके फेस और नेक स्किन के लिए। आप उसको प्रॉपर स्किन पे लगाते हैं और स्प्रेड करते हैं। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपोजर अगर सन का है, तो आप हैट्स यूज कर सकते हैं। अपने फेस को कपड़े से कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ में हम काफी लोगों को देखते हैं वो लोग कपड़े से चेहरे को कवर करके निकलते हैं। हाँ। तो पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग नॉर्मली व्हाइट कलर का कपड़ा यूज करते हैं। अगर आप ब्लैक कलर का कपड़ा यूज कर रहे हैं तो वो आपको सन से प्रोटेक्ट कर रहा है, व्हाइट आपको सनरे से प्रोटेक्ट नहीं करता है। व्हाइट की कूलिंग इफेक्ट होती है, ब्लैक एक्चुअली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाइट उसको पेनिट्रेट करने देता है, पास करने देता है। तो इसीलिए अगर आप डार्क कलर के कपड़े से चेहरे को कवर करते हैं तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बट गरम भी तो करेगा, वो गरम करता है, वो हीटिंग है उसकी, वो आपके स्किन को डैमेज उतना नहीं करेगी। हाँ, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, पर अगर स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है तो आपको ब्लैक कलर यूज करना है। सनलाइट से अगर प्रोटेक्ट करना है तो ब्लैक कलर यूज करना चाहिए। प्लस सपोज हम जैसे अम्ब्रेला यूज करें, आप जब बाहर निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला यूज करें। अम्ब्रेला तो बहुत अच्छा फिल्टर है। जैसे बहुत बार हमने देखा है कि कार में भी हम स्क्रीन लगाते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट, तो वो भी जरूरी है। वो भी जरूर, अगर अलाउड है तो वो भी अच्छी चीज है क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है। उससे क्या होता है, एटलीस्ट ब्लैक स्क्रीन यूज करने से आपका रेडिएशन स्किन के मतलब विंडो से क्रॉस नहीं कर पाता। तो जैसा आपने बताया सनस्क्रीन के बारे में, बिफोर लीविंग टू एनीवेयर 15 मिनट पहले आप लगा लीजिए उसको, तो एंड रिपीट इट आफ्टर 2 आवर्स अगर आपका सन एक्सपोजर लंबे समय के लिए है तो ये जब हम लगाते हैं तो क्या इसमें हमें ये देखना चाहिए कि किसी की स्किन ऑयली है या किसी की स्किन मतलब मॉइस्ट जो हम बोलते हैं ड्राई है, तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? हाँ, देखिए, स्किन केयर जो होता है, जिसमें सारे स्किन केयर जो होते हैं वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन होती है तो हम उसमें जेल बेस्ड कहते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन होती है तो उसमें हम क्रीम बेस्ड कहते हैं। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप किसी प्रकार का सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं।
हाउ टू आइडेंटिफाई घर में कि भाई हमारी स्किन जैसे आपने बताया ऑयली है, नॉर्मल है या ड्राई है? जैसे आपने फेस वॉश किया, जी। फेस वॉश करके आप 20 to 30 मिनट्स वेट करें। अगर आपकी स्किन खिंची खिंची लगती है, लग रहा है कि ड्राइनेस आ रहा है, थोड़ा स्केलिंग आने लगा है, खिंची खिंची महसूस हो रही है, तब आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल लग रही है, जैसे एनी टाइम ऑफ द डे लग रहा है, तो आपकी नॉर्मल स्किन है। अगर आपकी स्किन बिना कुछ लगाए तेलीय हो रही है तो वो ऑयली है। और अगर वो टी जोन में ऑयली हो रहा है, बाकी एरिया में नॉर्मल टू ड्राई है, देन इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन। ओके। और एक पांचवा प्रकार का स्किन होता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, सेंसिटिव स्किन। उसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्किन पे यूज करते हैं और आपकी स्किन बर्न करती है, अगर आपको जलता है, खुजली हो रही है, रैशेस निकल रहे हैं, देन यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव स्किन के बारे में जैसे आपने बताया, तो क्या ये बीमारी है कोई या नहीं, ये बीमारी नहीं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। आपकी स्किन टाइप वो है, वो नेचुरली भी हो सकती है, और कभी कभी बहुत ओवर प्रोडक्ट यूज करने के कारण या बहुत ज्यादा नहीं मॉइस्चराइजर नहीं यूज करने के कारण, प्रोडक्ट्स मेकअप डायरेक्टली यूज करने के कारण भी कभी कभी आपकी स्किन या ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर लेना जिससे आप एलर्जिक हैं, तो भी आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। जब हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी की, तो एक व्यक्ति जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है तो क्या क्या स्केल्स और प्रॉब्लम आते हैं आपके सामने? देखिए, एक पेशेंट जब आपके पास आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं पेशेंट्स को? देखिए, प्रॉब्लम्स जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो यंग एज ग्रुप में रहता है, वो रहता है एक्ने का प्रॉब्लम, पिंपल्स का प्रॉब्लम लेके आते हैं। दूसरा है जैसे डार्कनेस है, डल स्किन आ रही है, कभी कभी ड्राई स्किन है, खुजली हो रही है, सोरियासिस का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग सफ़ेद दाग के लिए भी आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मल्टीपल होते हैं। फिर अगर जैसे आप मिडिल एज ग्रुप में जाते हैं तो उनको मेलाज्मा, जिसको हम झाइयाँ कहते हैं हिंदी में, वैसे प्रॉब्लम से लेके आते हैं। और अगर बहुत छोटे बच्चों में हम जा रहे हैं, वो है उनको जैसे इचिंग हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, रैश आ गया है। और एक प्रॉब्लम जो आजकल हर एज ग्रुप में दिख रहा है, वो है हेयर फॉल का। हेयर फॉल का प्रॉब्लम काफी कॉमन हो गया। बहुत कम एज से भी लोग हेयर फॉल को मतलब प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। हेयर फॉल की अगर बात करें तो हेयर फॉल किस एज से चालू हो रहा है आज के डेट में? जैसे आपको सामने कौन से ज्यादा एज के पेशेंट या एक एवरेज की आजकल 16 साल वालों को भी हो रहा है, 18 साल वालों के, या कौन सी एज से चालू हो जा रहा है जनरली? हेयर फॉल का ना कुछ खास कारण होता है। एक तो वो जेनेटिक होता है, जिसको हम थिनिंग कहते हैं, जो कि गंजापन जिसको हिंदी में हम कहते हैं, वो तो जेनेटिक है। तो वो पहले हो सकता है कि पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को स्टार्ट हुआ हो 30-35 की उम्र में, पर आजकल कम एज में स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल खराब है, प्लस आपके डाइट भी उतनी अच्छी नहीं है, उसके कारण आपको डेफिशिएंसीज भी होते हैं, जैसे विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, आयरन की कमी होती है हमारे बॉडी में, कैल्शियम की कमी है। उसके कारण भी जल्द कम एज में आपको हेयर फॉल और हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। और दूसरा है क्या कि लोग कॉन्शियस भी ज्यादा हो रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके प्रति कॉन्शियस, जो कि अच्छी चीज है, लोग उसके प्रति कॉन्शियस हैं, तो उनको थोड़ा भी अगर नोटिस करते हैं कि हेयर फॉल होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ओवर कॉन्शियस? इट्स नॉट लाइक ओवर कॉन्शियस, पर हाँ, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर लुक, अपने लुक को लेके कॉन्शियस हैं लोग। हेयर फॉल से क्या बचा ही नहीं जा सकता या बचा जा सकता है? देखिए, जेनेटिक कॉजेज होता है, तो इसके कारण हम उसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना हार्मोन, हमारा अपना जेनेटिक्स हेयर फॉल करा रहा है। हम उसको डिले कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं एक एज तक। हम उसको जितना चाहे डिले कर सकते हैं, मेडिसिन से कर सकते हैं, कुछ लगाने की क्रीम देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स भी करते हैं, जैसे PRP, GFC, इन ट्रीटमेंट्स भी दे सकते हैं। कभी कभी अगर बहुत ही खराब कंडीशन होती है तो हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑप्शन होता है। हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये सेफ होता है बेसिकली? हाँ, सेफ है। PRP क्या होता है? PRP को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। इसमें आपकी बॉडी नेचुरली आपके बालों को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं और ब्लड को हम प्रोसेस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, एक खास तरह के ट्यूब में। और उसके बाद उससे ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के, जो आपके बाल के लिए अच्छा होता है, आपके बाल के न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, उसको हम आपके स्काल्प पे या तो इंजेक्ट करते हैं या तो किसी और माध्यम से सर के स्काल्प के अंदर डालते हैं। Is it totally safe? It is totally safe, क्योंकि आप ही का ब्लड यूज हो रहा है। Okay. और जैसा आपने बताया कि हेयर फॉल्स जेनेटिकली होता है, आजकल हम देख रहे हैं मार्केट में तरह तरह के ऑयल हैं कि लोग शो करते हैं एडवर्टीजमेंट में कि आप थोड़ा सा लगाइए तो गंजेपन से आपको आज़ादी मिलेगी।
तो ये कितना सही होता है और क्या ये वाकई में यूज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए, हेयर फॉल जो है वो एक इंटरनल प्रोसेस है, जी। वो अंदर में जा रहा है बॉडी के। जी। तो कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से थोड़ा बहुत कुछ दिनों का बेनिफिट मिलेगा, पर वो बेनिफिट लंबा नहीं होगा। अगर वो मिल भी रहा है, ज्यादातर केसेस में मिलता भी नहीं है लोगों को, अगर मिल भी रहा है तो वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा। आपको बेसिकली आप अंदर में क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई डेफिशिएंसी है, अगर किसी और प्रकार का प्रॉब्लम है, या महिलाओं में पीसीओडी नाम की बीमारी होती है वो भी है, उन सबको आपको रूल आउट करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी पेशेंट रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। फीमेल में बेसिकली हेयर फॉल के कारण ये पीसीओडी एक है या और भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड डेफिशिएंसी, हार्मोनल जैसे थायराइड का हुआ, पीसीओडी है, जेनेटिक फैक्टर्स है, न्यूट्रिशन खराब है उसके कारण हो सकता है। और जैसा आपने बताया पोस्ट प्रेगनेंसी भी, महिलाओं को पोस्ट डिलीवरी भी काफी मैसिव हेयर फॉल होता है। ओके, तो इज इट सेफ, आई मीन बाद में आ जाते हैं बाल या हाँ, आ जाते हैं बाल। जैसा आपने बताया हेयर फॉल के बारे में, तो हेयर फॉल जो है वो हम आयुर्वेदिक के थ्रू भी लोग उसको ठीक कर सकते हैं, या बेसिकली अगर जेनेटिक है तो इट्स डिपेंड की? देखिए, आयुर्वेदिक के बारे में मुझे बहुत तो आइडिया नहीं है, हम तो एलोपैथ वाले, हम तो बहुत ट्रस्ट करते नहीं है आयुर्वेद पे। पर अच्छा मतलब थेरेपी है, ये भारत की अपनी थेरेपी है, तो आयुर्वेदिक का तो मैं बता नहीं सकती कुछ, पर हाँ एलोपैथी से रिजल्ट अच्छा आता है इसका, और सेफ भी है। ओके, सेफ भी है, वो ज्यादा जरूरी है कि सेफ है। और आप जैसे देखते हैं कि बहुत लोग जैसा गंजापन हो जाता है, जो स्कैल्प रहता है, तो क्या डैंड्रफ से भी हेयर फॉल होता है? लोग जो अपने स्किन का ध्यान नहीं देते, जिसके हो सकता है जेनेटिक्स ठीक हो मगर वो बालों की केयर ना करते हो, और डैंड्रफ और बाकी फैक्टर्स, या हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा लोग पार्लर्स में, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, पार्लर में बहुत तरीके की ट्रीटमेंट लेते हैं। क्या वो ट्रीटमेंट्स लेना सेफ है? देखिए, पार्लर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बाल के ऊपर होता है, तो उससे क्या होता है, हेयर टूटेगा। अगर हेयर जो है वो ब्रिटल हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, तो ऐसे खींचने पे वो टूटना शुरू हो जाता है। तो वो ट्रीटमेंट से बहुत अधिक हीट यूज करने के कारण आपका हेयर ब्रिटल होकर टूट सकता है। ऐसे ट्रीटमेंट प्रॉब्लम होती है पार्लर वाले से। डैंड्रफ से क्या होता है, डैंड्रफ आपकी थिनिंग को भी बढ़ाता है। तो इसलिए डैंड्रफ तो बाल में नहीं होना चाहिए। अगर डैंड्रफ है तो थिनिंग को बढ़ाने की पॉसिबिलिटी जरूर रहती है। मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग हिचकते भी है और कई बार जाते भी है ट्रीटमेंट्स कराने के लिए, तो क्या साइकोलॉजी होती है कि जो स्किन ट्रीटमेंट की, और लोगों को कितना लेना चाहिए स्किन ट्रीटमेंट और नहीं लेना चाहिए? देखिए, जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग तो स्किन ट्रीटमेंट लेना भी चाहिए, और एक प्रॉपर स्किन केयर भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, और आज के दिन में कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, आप बूस्टेड रहेंगे, तो वो आपके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो चीज में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर कोई चीज आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है तो उस चीज पर इन्वेस्ट भी करें और उस चीज पर टाइम भी दें। ओके, जैसा आपने बताया कि बिल्कुल स्किन केयर करना चाहिए। आजकल एक मिथ बोलेंगे या क्या, कि एक धारणा लोगों के मन में बैठी हुई है कि बॉयज है अगर कोई या जेंट्स है तो कि तू क्यों क्रीम लगा रहा है, तुझे क्या जरूरत है, तो वो एक चीज है। तो क्या ये वाकई में सही है, जो मेंस है उनको भी अपने स्किन का ध्यान देना चाहिए या नहीं? देना तो सबको ही चाहिए, देना तो सबको चाहिए, और ऐसा नहीं है, आजकल पेशेंट्स मेल्स भी काफी आ रहे हैं, आपकी स्किन के लिए काफी कंसर्न रहते हैं। अगर स्किन के लिए जागरूक होना स्किन का कंसर्न होना, क्योंकि क्या है ना कि सोशल मीडिया का टाइम है, आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है आपको एप्रिसिएशन चाहिए होता है, वो एक साइकोलॉजी अलग है, पहले वाले टाइम नहीं है। तो उनको हमेशा चाहिए होता है कि वो एफर्मेशन, एप्रिसिएशन के लिए उनको जरूरी लगता है कि हमको स्किन केयर सही होना चाहिए। और अगर मैं तो हमेशा कहती हूँ, किसी चीज से अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी बाकी चीजों में परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, आपके वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, तो उन चीजों पे जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो करना चाहिए। वो आपको मेंटल पीस भी देगा और आपको बूस्टेड भी रखेगा। जैसा आपने सोशल मीडिया की बात की, आजकल सोशल मीडिया से भी ज्यादा लोग इस चीज में आ गए कि मुझे अच्छा दिखना है, कॉन्शियसली अपने आप को जबरदस्ती, बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा जाके, एक्स्ट्रा करके काम कर रहे हैं स्किन के लिए, ये भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, घर में कुछ हल्दी लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ पी रहे हैं। तो ये कितना सही है? क्योंकि अपने से लोग ज्यादा, और जैसा आपने सोशल मीडिया की बात की, तो बहुत सारे वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे आते हैं, आप ये खाइए, ये क्लीन होगा, उससे लिवर ठीक होगा, तो इंटेस्टाइन ठीक होगा, तो आपके स्किन पे ग्लो आएगा। तो ये कितनी बातें सच है और कितना इसमें से लेना चाहिए और क्या करना? देखिए, होता क्या है ना कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट
थ्रू सोशल मीडिया लेंगे, इंस्टाग्राम से ले रहे हैं, वाया इंस्टाग्राम लेंगे, तो वो 99% केसेस में आप सही नहीं लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है कि वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट होता है कि अगर आपको ऐसा है तो आप ये लगा लीजिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो फलाना सीरम यूज कर लीजिए। और उन सीरम्स को ओवर यूज ऑफ सीरम आजकल एक जनरेशन में सबसे मुझे लग रहा है बहुत थ्रेटनिंग बात लग रही है कि आजकल लोग ओवर खरीद रहे हैं सीरम्स। Okay. जो दिखा सोशल मीडिया में सीरम वो ले लिया और उसको फेस पर लगा रहे हैं और तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रिस्क्राइब लेना चाहिए डॉक्टर से पूछ के। एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब, क्योंकि वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू सीरम्स ले रहे हो और बहुत ज्यादा सीरम्स खरीद रहे हैं तो बहुत अधिक सीरम लगाने से भी स्किन खराब होती है कुछ, क्योंकि आपने शायद सही तरीका का सीरम नहीं लगाया, जो आपके स्किन के लिए जरूरी था आपने वो नहीं लगाया, ओवर यूज किया सही टाइम तक। और किसी भी दवा को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एक टाइम होता है जब वो रिजल्ट दिखाता है और उसकी एक क्वालिटी भी होती है जो कि अच्छी होती है, तभी रिजल्ट आती है। तो अगर आपने सही तरीके से उसमें नहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, तो लोग उसके कारण और हतोत्साहित हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली सीरम कौन सा यूज कर सकते हैं या डॉक्टर प्रिस्क्राइब? डॉक्टर, क्योंकि देखिए वो आपके स्किन टाइप पे और नीड बेस्ड होता है, ओवर नहीं कि आपको स्किन केयर अपना सिंपल रखना चाहिए। जैसे आपने फेस वॉश किया, मॉर्निंग में कोई सीरम यूज किया, डिपेंडिंग आपके स्किन टाइप पे क्या स्किन की क्या रिक्वायरमेंट है और स्किन का टाइप क्या है उसके हिसाब से, फिर एक मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन किया, रात में फिर आपने मेकअप अपना रिमूव किया, अपना फेस वॉश किया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया। उसको आप जितना सिंपल रखते हैं वो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि आप उसको कैरी कर पाते हैं लंबे समय तक। बहुत चीजों को ओवर इंट्रोड्यूस कर देने से क्या होता है कि आप कोई भी नहीं करते ठीक से, और ये भी नहीं पता है कि किसको कितने दिन तक करना है, कब करना है, सुबह करना है कि रात करना है, क्योंकि हर का टाइम है, किसको ड्राई स्किन पे लगाना है, किसको हमको डैम्प स्किन पे लगाना है। सब चीज का एक वे ऑफ यूज होता है। हम क्योंकि 30 सेकंड का ही देखते हैं ना, जैसा आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि कब करना है, कितने दिन तक इंटरवल क्या होनी चाहिए, कितने टाइम होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, तो ये नहीं देखते। सही बात है। मैम, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत आता होगा, एक्ने। एक्ने क्या होता है और एक्ने क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है? हम टीनेज से स्टार्ट करेंगे, जब से एक्ने शुरू होता है। एक्ने क्या है कि हमारे चेहरे पे ग्लैंड होता है जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, जब आपको प्यूबर्टी आती है, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो बॉडी में हार्मोन्स के सिक्रीशंस बढ़ते हैं, तो उन हार्मोन से क्या होता है, वो ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, उसके कारण मुहासे निकल सकते हैं। तो मुहासे जैसे कुछ चीजें, ये तो हार्मोनल फैक्टर हुआ मुहासे निकलने का। कुछ और भी चीजें होती हैं जो बढ़ाती हैं, जैसे कि डैंड्रफ अगर बहुत अधिक यूज किए हैं, प्रॉपर स्किन केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक से फेस वॉश नहीं कर रहे हैं, क्लीन मतलब डर्टी हैंड से ही चेहरा छू रहे हैं, इन चीजों से भी मुहासे और बढ़ती हैं। और दूसरा क्या है कि लोग मुहासे निकलने के बाद उसको ऐसे ऐसे दबा के निकलते हैं जी। उससे क्या है, वहां पे दाग भी छूटता है और गड्ढे बनने के चांसेस होते हैं। मुहासा इटसेल्फ लोगों को उतना नुकसान नहीं करता जितना कि उसका सिक्वली, यानी कि उसके बाद की चीज, दाग गड्ढे, वो लोगों को ज्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है। और टीनेज में क्या है कि अगर जैसे एक तो क्या है कि एज हुआ, आपको मुहासे निकलेंगे। दूसरी चीज है जो हमारे जिस तरह का हम डाइट लेते हैं, अगर बहुत अधिक शुगर ले रहे हैं डाइट में, या बहुत अधिक ग्लूटेन वाला खाना ले रहे हैं, जैसे कि पिज्जाज, बर्गर्स, बहुत चीजें सब ले रहे हैं, तो उन चीजों से भी मुहासे बढ़ सकते हैं। तो हम अगर टीनेज की बात करें तो टीनेजर्स को बेसिकली वहां से तो होंगे ही होंगे, बिकॉज जैसा आपने बताया कि ग्लैंड के थ्रू रिलीज होते हैं जब हार्मोनल चेंजेस होती है, प्यूबर्टी रीच करते हैं बच्चे। तो क्या उनमें उनको ध्यान देना चाहिए उस वक्त? बेसिकली कोई भी टीनेजर आपके पास आते होंगे तो उनका कॉमन क्वेश्चन रहता होगा, तो उनको जैसा आपने बताया कि अपनी स्किन का ध्यान देना है, गंदे हाथ नहीं लगाने हैं और खाने पे ध्यान देना है, और उनको क्या आप सलाह देंगे? क्योंकि पिंपल्स तो आएंगे ही आएंगे, बट क्या मेडिकेशन के थ्रू उनको कम किया सकता है इन टीनेज? नहीं, मेडिकेशंस हम देते हैं, पर हम एक स्काल्प के लिए, स्काल्प को क्लीन रखना है तो हम एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्रिस्क्राइब करते हैं अगर डैंड्रफ है तो। दूसरी चीज है प्रॉपर स्किन केयर देते हैं, एक फेस वॉश देते हैं, एक मॉइस्चराइजर है, एक सनस्क्रीन जैसे आप लगा रहे हैं, कुछ जेल्स, अगर कम मुहासे हैं तो हम जेल्स देते हैं, अगर ज्यादा हैं और लग रहा है कि हमको एंटीबायोटिक देने की जरूरत है तो हम एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय तक भी चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम ये कहते हैं कि पेशेंस जरूरी है, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट स्लोली रिस्पॉन्ड करेगा, आपको उसको पिक नहीं करना है, उसको दबा दबा के नहीं निकालना है, क्योंकि वो अगर आएगा तो मुश्किल होगी। और सनस्क्रीन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मुहासे दबते हैं तो उनका निशान रह जाता है, वो निशान काला नहीं पड़े उसके लिए जरूरी है कि हम सनस्क्रीन लगाएं। ओके, तो जो आपने बात की, एक तो पिंपल्स लोग फोड़ते हैं बेसिकली, उनको
उससे मे बी मुझे लगता है कि थोड़ा रिलीफ मिलता होगा, बट वो अच्छे लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसा आपने बताया वो दाग छोड़ देता है। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या उसके बाद क्या ट्रीटमेंट है वो दागों को छुपाने की? या जैसे हमारे पास आते हैं तो हमें कुछ जैसे मेडिसिन के साथ साथ हम कुछ प्रोसीजर्स भी करते हैं, जैसे पीलिंग होता है, अगर एक्टिव एक्ने है तो हम पीलिंग कर सकते हैं स्किन की। पील जरूरी नहीं होता कि स्किन कोई पील ऑफ होगा, अलग अलग प्रकार के पील्स आते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको जो बैक्टीरिया होता है हमारे चेहरे पे जिसके कारण पिंपल्स निकलते हैं, उस बैक्टीरिया को दबाते हैं, उस ग्लैंड्स के फंक्शन को कम करते हैं, तो उससे पीलिंग से हमारे स्किन में मार्क्स बढ़ने के भी चांसेस कम रहते हैं और गड्ढे बनने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर गड्ढे बन गए ही हैं तो फिर हम कर सकते हैं कि हम कुछ स्कार ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पिगमेंटेशन ज्यादा है तो पिगमेंटेशन बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे लेजर टोनिंग कर सकते हैं, पीलिंग का अलग अलग प्रकार के पील्स आते हैं। और अगर गड्ढे हैं तो उसके लिए हम स्कार का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि लेजर होता है उसमें माइक्रो नीडलिंग करते हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेजर करते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये कोई एज है इसके लिए करने की, या कोई भी एज का व्यक्ति कर सकता है? देखिए एस्थेटिक में आजकल क्या हो गया है कि करने को तो हम किसी एज पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो आपको मेंटली इफेक्ट बहुत कर रहा है तो। पर अगर ऐसे नॉर्मली हम वेट करते हैं 15-16 साल, पीलिंग तो हम 14-15 साल में भी कर देते हैं, पर जैसे स्कार ट्रीटमेंट्स नॉर्मली हम 17-18 साल के बाद स्टार्ट करते हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग सेफ, मेन है कि वो हम मानते हैं कि उस समय तक जितने एक्ने का पीक रहता है वो एक्ने आ चुके रहते हैं, और विद मेडिसिन हम कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं मैम, जैसा आपने बताया कि 18 में पीक में रहते हैं एक्ने, मगर हमने देखा है कि आजकल 30 हो गया या 25 हो गया या 35 हो गया, पिंपल्स आते हैं। तो क्या ये आते हैं लाइफ लॉन्ग आते हैं, या ये एक तो जेनेटिक टेंडेंसी होती है लोगों की आने की, और जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको पिंपल्स काफी लंबे समय तक आते हैं। और प्लस महिलाओं को अगर उनको PCOD जैसी बीमारी है या फिर जब वो मेनोपॉज के क्लोज आते हैं, जैसे लेट 30s में अर्ली 40s में होते हैं, तो उसके कारण हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण भी उनको पिंपल्स आते हैं। और एक और चीज होती है कि अगर आपको मोटापा है, अगर आपको कुछ डायबिटीज टाइप की बीमारी है, या डार्क नेक है, डार्क अंडर आर्म है, उस केस में भी लोग देखते हैं कि उनको पिंपल्स आती है, क्योंकि उसमें क्या है कि वो इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली एक इंटरनल फैक्टर ज्यादा वर्क करता है जिसके कारण आपको लेट एज में भी पिंपल्स आ रहे होते हैं। तो बेसिकली हम ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट से उसको ठीक भी कर सकते हैं और उसके निशान को भी हम ठीक कर सकते हैं। मैम, चूंकि हम एक्ने की बात करें तो मैं बैक एक्ने की बात करूंगा, जिसको आप बैकने भी बोलते हैं, आजकल बहुत ज्यादा टर्म यूज कर रहे हैं। वो कैसे होता है और उससे कैसे हम रिलीफ पा सकते हैं? बैक एक्ने में होने के चांसेस हैं कि एक तो आपका डैंड्रफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैक एक्ने होने का। दूसरा है कि भाई ग्लैंड एक्टिवेशन है, हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रहा है। कभी कभी कुछ दवाइयों के कारण भी हमको एक्ने निकल जाता है, या कुछ लोग जो कि बहुत ज्यादा बैठते हैं चेयर पे और पीठ को बिल्कुल चेयर से लगा के बैठ रहे हैं, मतलब हमेशा वो एक फ्रिक्शन बना हुआ है उस एरिया पे, बहुत बैक कैरी कर रहे हैं या घर बैठे हैं तो पीठ फ्रिक्शन लग रहा है, उनको भी बैक एक्ने होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसकी कोई एज है? अब मैंने देखा है, बहुत बार सुना है कि 30s में भी होते हैं बैक एक्ने बहुत ज्यादा, 20s में भी होते हैं, 40s नहीं, 30s 40s हो सकता है, वो किसी भी एज में हो सकता है। देखिए होने का आपको यंग एज में भी रीजन आपको वही हार्मोनल फ्लक्चुएशन ही है, मिडिल एज में भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन ही है। मेल्स के साथ भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन है? मेल्स के साथ ये रहता है आपका, जैसे कि जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस है मान लीजिए, उनको एक तो जेनेटिक्स फैक्टर है कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है आपको एक्ने निकलने का तो एक चांसेस बहुत हाई रहता है। बैक में, फेस पे, कहीं भी, वो सब उसी ग्लैंड का फंक्शन है, वही ग्लैंड बैक में भी है जो कि एक्टिवेटेड हो रहा है। कुछ दवाइयां भी होती हैं जो हमारे एक्ने को बढ़ा देती हैं, जैसे बहुत ही सिंपल में कुछ मल्टीविटामिन, जो बहुत अधिक मल्टीविटामिन लेते हैं उनको भी एक्ने आने के चांसेस रहते हैं। अब और क्या है कि जैसे आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, डर्टी, बहुत क्लीन नहीं खुद को रख रहे हैं, डैंड्रफ बहुत है स्काल्प पे, उनको भी हो सकता है, पुरुषों को डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा रहता है। फिर और बात है कि हम हार्मोनल में वही है कि अगर मोटापा के साथ हो रहा है तो उसमें आ सकते हैं उनको। और एज सच भी पुरुषों में, कुछ मेल्स में जो मेल हार्मोन होता है वो बहुत सेंसिटिविटी उसकी हाई है। बॉडी में जरूरी नहीं है कि हार्मोन एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, हमारे हार्मोन्स की सेंसिटिविटी कितनी है, अगर वो हाई है तो भी एक्ने निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम चाहे पुरुषों में देखें महिलाओं में देखें, कि बैक एक्ने होता है और उनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस महसूस होती है, तो क्या वहां पे भी मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है पीठ में, बैक में? या मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन एक ऐसा दो सनस्क्रीन केयर प्रोडक्ट है जिसको कि राइट फ्रॉम
चाइल्डहुड ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह काम करता है। क्योंकि मॉइस्चराइजर जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करता है। वो स्किन का जो एक लेयर है जो हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है उसको वो इम्प्रूव करता है। तो वो एक्ने में भी काम करता है, वो पिगमेंटेशन में भी काम करता है, एक्जिमा में भी काम करता है, हर प्रकार के स्किन इलनेस में काम करता है। मॉइस्चराइजर डॉक्टर प्रिस्क्राइब लेना चाहिए या ब्रांड मार्केट्स में जो अवेलेबल है? अगर आप ले सकते हैं तो बेहतर होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब ले, पर अगर आप नहीं कंसल्ट कर पा रहे हैं डॉक्टर को किसी वजह से भी, तो आप एटलीस्ट कोई वैसलीन बेस्ड, पैराफिन ऑयल बेस्ड या वैसलीन का मॉइस्चराइजर स्टार्ट कर सकते हैं यूज करना। और आपने पर एक चीज ध्यान देना होता है कि अगर आपको किसी कभी कभी अगर बहुत ऑयली प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं और आपको पिंपल्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं जो कि शायद पोर्स के क्लॉग होने के कारण हो रहा हो, तो आपको फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन यूज करने से पहले। आइडियली करना चाहिए, पर अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो भी अवेलेबल है मार्केट में उसको जरूर स्टार्ट करें। हमने मैम बहुत बार देखा है कि लोग ऑयल यूज करते हैं, लाइक कोई बोलता है सरसों का तेल लगाना चाहिए एज ए फॉर मॉइस्चराइजर, या नारियल का तेल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया, तो कितना अच्छा रहता है या इससे कोई साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं? सरसों तेल नहीं लगाने के लिए होता है स्किन में। अच्छा, सरसों तेल नहीं लगाना होता है ना, स्किन में लगाना है ना बाल में लगाना है। सिर्फ खाने में? वो खाने में खाइए, वो खाने के लिए है, वो खाना ही खाना है उसका। क्योंकि सरसों तेल लगाने से आपकी स्किन जो होती है, पिगमेंटेशन आ सकते हैं आपकी स्किन में, पिगमेंटेशन आ सकते हैं और वो आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। बच्चों में लोग सरसों तेल लगाते हैं, वो गर्मी और वो कंसेप्ट जो था वो सब नहीं है, नहीं यूज करना है सरसों तेल यूज नहीं करना है। एक ऑयल जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, आप फेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अच्छा होता है। फेस पे यूज करने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ऑयली स्किन है तो कोकोनट ऑयल नहीं यूज करें, पर बाकी बॉडी एरिया में आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। बालों में भी आपको रूट्स पे अगर आप लगा रहे हैं कोकोनट ऑयल मसाज कर रहे हैं तो आधे घंटे बाद बाल धो देना चाहिए, ओवरनाइट नहीं छोड़ना चाहिए। स्किन पे उतरता है और डैंड्रफ बढ़ाता है। तो डैंड्रफ बढ़ाता है, तेल लगाने छोड़ने से डैंड्रफ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो बेसिकली जो लोग बोलते हैं अभी लगा लेते हैं रात में और सुबह वॉश कर लेंगे, तो वैसा नहीं करना चाहिए। आप तेल लगा के आधे घंटे बाद बाल धो ले, और अगर आपको लगाना ही है, जैसे कभी कभी क्या होता है स्कूल गर्ल्स रहती हैं, उनको तेल लगाना ही होता है क्योंकि उनको बाल टाई करना होता है, तो वैसा अगर करना है तो आप बस बाल के लेंथ में लगाएं, मतलब रूट्स पे ना लगाएं। और आलमंड ऑयल भी मैं बहुत ज्यादा तो रिकमेंड नहीं करती हूँ। आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल बेस्ट ऑयल होता है कोकोनट ऑयल। सस्ता भी है और अच्छा भी है। और अच्छा भी है, बिल्कुल। आपने बात की बालों के बारे में, तो बहुत बार हम देखते हैं बालों में लोग सीरम भी लगाते हैं। हाँ। जैसा आपने बताया कि ग्रोथ सीरम्स, या बहुत बार लोग सीरम्स भी आते हैं मार्केट में अवेलेबल है कि सीरम लगाया करिए बाल अच्छे रहते। तो क्या सीरम लगाना चाहिए डे टू डे लाइफ या नहीं लगाना चाहिए? लगा सकते हैं आप, नॉर्मल सीरम्स हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे रेडेंसिल बेस्ड सीरम रहता है, उसको आप लगा सकते हैं, पर किसी अच्छी कंपनी से, अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी से यूज किया जाए तब वो इफेक्टिव होता है। क्योंकि आप किसी डॉक्टर प्रिस्क्राइब लेते हैं आपके हेयर के क्वालिटी के हिसाब से, या क्या नीड बेस्ड है, अगर आपको दिया जाता है तो वो ज्यादा सही होता है। एक और चीज है मैम कि जैसा हम बालों के बारे में बात कर रहे थे, सीरम के बारे में, तो आजकल हेयर वैक्स आते हैं, हेयर जेल आते हैं या हेयर स्प्रे आते हैं, जो स्टाइलिंग स्प्रे रहते हैं, वो कितने सेफ है और क्या हमें यूज करना चाहिए या लंबे समय तक यूज करने से बाल खराब हो सकते हैं? देखिए, ये सब कभी कभी यूज करने के लिए ठीक है, पर अगर आप इसको रेगुलर बेस में इन चीजों को यूज करते हैं तो ये बहुत सही नहीं रहता है, क्योंकि वो आपके क्यूटिकल को डैमेज करते हैं। हमारे बालों के ऊपर एक लेयर होता है क्यूटिकल का, जो कि एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है बाल के ऊपर। अगर आप बहुत ज्यादा हेयर स्प्रेज यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा मतलब ड्रायर यूज कर रहे हैं या बहुत हीट यूज कर रहे हैं स्काल्प पे, तो क्यूटिकल टूटने लगता है, तो उससे आपका हेयर जो है वो डायरेक्टली हेयर को नुकसान पहुंचता है, इसलिए बहुत नहीं यूज करना चाहिए। बाकी हेयर वैक्स से सब जो है, अगेन वही वाली बात आएगी, ऑयलिंग वाली ही बात आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा उसको यूज करते हैं तो उससे डैंड्रफ आ सकते हैं और स्काल्प पे आपके डर्ट जमा हो सकता है। वैक्स पे डर्ट जमा हो सकता है। पर मैम बहुत लोगों के बाल हमने देखे, जैसे अब जिस प्रोफेशन में हम रहते हैं, कई बार हमें ऑफिस में जाना है, कॉर्पोरेट मीटिंग्स रहती है, सपोज बीइंग अ फील्ड इन जर्नलिज्म या कहीं पे भी, हमको हमारे बालों का ध्यान देना पड़ता है कि बाल हमारे सही से रहे, और सबके बाल एक जैसे नहीं रहते। कई बार ऐसा होता है कि किसी के बाल
सेट हो जाते हैं, किसी के बाल होते ही नहीं है, तो उनको उस केस में वैक्स यूज करना पड़ता है मैंडेटरली। तो क्या उसका कोई और सब्स्टिट्यूट है कि बाल? हेयर मॉइस्चराइजर्स आते हैं। जैसे उसका क्या है कि आप जब शैम्पू करते हैं बाल को, अगर आपका थोड़ा ड्राई हेयर है तो आप शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर यूज करें। एक तो सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज करें, उसके बाद कंडीशनर्स का इस्तेमाल करें। कंडीशनर आपके बाल को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप कंडीशनर यूज करते हैं, बाल गीले हैं, तो फिर हेयर मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, तो उनको यूज करना ज्यादा ऑथेंटिक है रादर देन यूजिंग हेयर वैक्स। और अगर आपको तब भी यूज कुछ करना है तो आपको हीट प्रोटेक्टेंट्स भी आते हैं मार्केट में, तो वो यूज करके फिर आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर एक वो भी आता है मार्केट में, अगर आप प्रॉपर केयर करके उन चीजों को यूज कर रहे हैं तो तब भी सही है, पर डायरेक्टली हेयर पे इन चीजों को नहीं यूज करना चाहिए। कंडीशनर, हेयर मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमन टाइप के स्किन इन्फेक्शंस क्या क्या है? फंगल इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। उसमें जो कि आपके थाइस के बीच में इचिंग होती है लोगों की, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है और वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि लोग उसमें मेडिसिन खुद ही ले लेते हैं मेडिकल से। और वो नॉर्मली उन मेडिसिन में स्टीरॉयड होता है, जैसे फोर्डम, कॉरिडम, बेटनोवेट, पैंड्रम, ये सब मेडिसिन ले लेते हैं, और वो सब मेडिसिन से स्टीरॉयड आपकी लोकल इम्यूनिटी को और कम कर देती है, फंगस और अच्छे से ग्रो करता है और ट्रीटमेंट रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जब ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो हमेशा एक ऑथेंटिक सोर्स के पास ही जाएं दवाई लेने के लिए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आप प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते तो सरकारी कॉलेज में जाके दिखा लें, पर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ही जाके दिखाएं और मेडिसिन लें। फंगल इन्फेक्शन के लिए, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन के लिए बीच में होता है, ग्रोइंस के बीच में होता है, अंडर आर्म्स में भी, अंडर आर्म्स में होता है, ब्रेस्ट के नीचे होता है ये। वैसे इसकी क्या मतलब कॉजेज है? फंगस जो होता है उसको मॉइस्चर पसंद होता है। तो अगर आपकी स्किन में मॉइस्चर ज्यादा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, बहुत सफाई नहीं रखा जा रहा है स्किन में, या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि आपकी लोकल इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे डायबिटीज है, तो उस केस में क्या होता है, फंगस वहां ग्रो करता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरे का कपड़ा पहन लेते हैं, पहन लिया, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, हॉस्टल में छूत की बीमारी भी है, अगर हॉस्टल में है, फ्रेंड को है, तो उनसे भी आपको फैल सकता है। और एक और चीज होती है कि जब हम कपड़े लेते हैं तो डायरेक्टली हम बाजार से लेके उसको पहन लेते हैं। वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा एक बार वॉश करके ही पहनना चाहिए। जी जी जी, सही बात है, क्योंकि वो कपड़ा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, हमें हाँ, और उसको किसने ट्राई किया है आपको नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है ऐसे किसी ने ट्राई किया हो जो इन्फेक्टेड है। सही बात है। तो ये सारे एक तो फंगल इन्फेक्शन हो गया, और कौन से इन्फेक्शंस हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। एक्ने एक प्रकार का खुद ही इन्फेक्शन है, पी एक्निस बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, बाल तोड़, जिसको बाल तोड़ या यहाँ पे कष्टुटी के नाम से, कष्टुटी के नाम से कहते हैं वो लोग। उसमें क्या होता है कि आपको हेयर जो है फॉलिकल के टूट जाने से वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और वो लाल पस कैसा एब्सेस बना देता है। बाल तोड़ जो होता है, अगर मान लीजिए बाल तोड़, बेसिकली हमें पता है उसका नाम ही है बाल तोड़, तो बाल टूटने से वो हो रहा है, तो बाल तोड़ इतना पेनफुल रहता है, उसको पेन कम करने के लिए क्या हम देते हैं? टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, जो कि पेन को भी कंट्रोल करता है और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। बट वो जब और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट में होता है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेन किलर्स दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी सेकाई करना, गर्म सूखे कपड़े से, साफ सूखे कपड़े से उसकी सेकाई करना। उससे उसमें हीट आता है और हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी जो होती है उससे फाइट करती है। बाल तोड़ से भी। हाँ। और उसको फिर वो बाल तोड़ छोटा होता है या फिर उसमें से पस निकलता है तभी वो ठीक होता है? नहीं, दब भी सकता है वो, अगर वो एब्सेस नहीं बना है तो वो दब भी जाता है। अगर एब्सेस आता है तब उसमें हमको पस ड्रेन करना पड़ता है। एक बहुत कॉमन बीमारी है चिकन पॉक्स, और ये बोलते हैं, इसके बारे में मिथ भी है, या मैं कहूँगा मिथ है कि पता नहीं, कि बोलते लाइफ में एक बार होना चाहिए, तो कितना सच्चाई है इसमें, और चिकन पॉक्स को कैसे ट्रीट किया जाए? चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन है। नॉर्मली बच्चों को हो जाता था पहले, अब तो वैक्सीन आ गई है उसकी, तो बच्चों में थोड़ा सा प्रोटेक्शन आ गया है। लाइफ में एक बार हो जाता है, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक बार हो गया तो इसकी इम्यूनिटी जो होती है परमानेंट होती है। तो आपको एटलीस्ट 80% आप प्रोटेक्टेड हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि बचपन में अगर हो गया तो एडल्ट में नहीं हो सकता है, पर 20% ही चांस रहता है, 20% ही चांस होता है कि हो सकता है। और वायरल चिकन पॉक्स में क्या है कि जब फोड़े निकलते हैं उसके, वो काफी इन्फेक्शियस होता है। तो उसके फोड़े
तब तक आपको लोगों नॉर्मल में नहीं जाना है, स्कूल्स में कॉलेजेस में नहीं जाना है जब तक सारे ही फोड़े दब ना जाए। ओके। तब तक आप इन्फेक्टेड होते हैं, जब तक एक भी फोड़ा अगर दिख रहा है इंटैक्ट तब तक आप इन्फेक्टेड हैं। तो उसके लिए हम कुछ एंटीवायरल्स देते हैं और काफी पानी पीने को कहते हैं, फीवर अगर है तो फीवर की दवाई देते हैं और आइसोलेशन रिकमेंड करते हैं। कितने दिन की प्रोसेस है पूरी चिकन पॉक्स की? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है या ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, नॉर्मली 7 से 14 दिन होता है। पर मैंने वही बताया ना कि अगर एक भी फोड़ा अगर है इंटैक्ट तो आप इन्फेक्टेड हैं। वो एक भी बच गया तो, अगर सारे जब स्कैब बन गए, सारे जब मुरझा गए, तब आप नॉन इन्फेक्शियस हो गए। क्या मिथ्स है चिकन पॉक्स को लेके? एक एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपके पास क्या क्या लोग पूछते हैं? लोग चिकन पॉक्स में लोग दवाई नहीं करते, वो लोग झड़वाने में ज्यादा विश्वास करते हैं चिकन पॉक्स में। तो ये सही नहीं है, नीम पत्ते से झड़वा के नहीं होता, पर आप प्रॉपर अगर मेडिसिन लेते हैं तो उसका कोर्स भी छोटा होता है। और वायरल इन्फेक्शन है वो कहीं और भी बॉडी में इन्फेक्शन का मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे लोगों को लंग में दिक्कत हो आती है, खांसी होने लगता है, निमोनिया होने लगता है। इससे जरूरी है कि टाइम से उसका इलाज स्टार्ट किया जाए। नीम कितना कारगर है इसमें? नीम की बात नीम एक्चुअली नीम पत्ता एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद की हर चीज गलत ही है। नीम एक अच्छा सोर्स होता है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी का, पर उससे उतनी बात नहीं बनेगी। दवाई आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपको इलनेस के कोर्स को छोटा करना है, शॉर्ट करना है, ताकि आपका इलनेस दूसरी जगह ना फैले। आपका वायरल लोड कम हो जाएगा तो आपको भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहेंगे कम रहेंगे और दूसरों को भी फैलने के चांसेस कम रहेंगे। ये चिकन पॉक्स के बारे में था। तो ये दोबारा भी लौट के आ सकता है कोई भी? चिकन पॉक्स क्या होता है कि वो वायरस को बहुत प्रेम होता है नर्व फाइबर से, तो वो नर्व में जाके बस जाता है। अगर लेटर इन लाइफ जब भी आपकी इम्यूनिटी कभी कम हुई या डायबिटीज हुआ या किसी तरह का बहुत एक्सेस स्ट्रेस हो रहा है तो उस समय वो लौट के आता है हर्पीज जूस्टर के फॉर्म में। तो उस समय हमको ध्यान देना पड़ता है कि जब भी हमको इस तरह से एक हर्पीज जूस्टर की फाइंडिंग दिख रही है तो हमको इमीडिएटली मेडिसिन स्टार्ट करना है। क्योंकि उस समय अगर मेडिसिन टाइम से नहीं स्टार्ट किया जाए तो आगे जाके बहुत जलन बर्निंग रह सकती है उस पैच पे। मैम एक अच्छा नॉर्मल हेल्दी स्किन केयर रूटीन बताइए। प्लेंटी ऑफ वाटर, गुड डाइट जिसमें कि आपका एंटीऑक्सीडेंट है, आप नट्स ले रहे हैं, अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, स्प्राउट्स ले रहे हैं। अगर नॉनवेज लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट वॉलनट्स जरूर लें। या हाई प्रोटीन डाइट, शुगर बिल्कुल नहीं लेना। शुगर कहना आसान होता है कि शुगर बिल्कुल नहीं लेना, पर शुगर जितना आप कट कर सकते हैं वो आपकी स्किन के लिए उतना अच्छा होता है। बाकी लगाने के लिए जो है आपका फेस वॉश जो कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद आप एक कोई सिरम पे शिफ्ट कर सकते हैं। सिरम भी आपके स्किन के रिक्वायरमेंट और एज के हिसाब से हम देते हैं। फिर एक मॉइस्चराइजर और फिर एक सनस्क्रीन। और रात के टाइम में अगर आप मेकअप यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर मेकअप रिमूवल विथ मिसलर वाटर जो मार्केट में मिलता भी है, और उसके बाद एक सिरम लगा सकते हैं और फिर एक मॉइस्चराइजर लगाना। बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोग मेकअप नहीं लगाते हैं तो उनको बेसिकली सनस्क्रीन से भी हो जाती है कवर चीज़। टिंटेड सनस्क्रीन यूज करने से थोड़ा मेकअप लाइक ग्लो आ जाता है। और रात को हमने देखा है, जैसे आपने बताया कि रात को मेकअप रिमूव करके सोना है। बहुत मेकअप रिमूव होके फेस वॉश करके तब सोना है और मॉइस्चराइजर लगा के। बहुत बार हमने देखा है कि रात को महिलाएं ज्यादा होती है इसमें कि चेहरे में बहुत सारा कुछ लगा के सो जाते हैं। तो कितना अच्छा है वो, कितना सही है वो? रात में तो सिरम यूज करना चाहिए, सिरम या क्रीम्स कोई भी यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका एज क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि अगर आप 30s में हैं तो आप रेटिनॉल सिरम्स यूज करते हैं। एक्सफोलिएशन करना, वीकली 1 या 2 बार ग्लाइकोलिक से एक्सफोलिएशन करना, ये सब स्किन केयर अच्छा रूटीन रहता है। अगर आप ये क्या होता है? एक्सफोलिएशन मतलब डेड स्किन को रिमूव करना। तो ये है कि वीक में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ क्रीम्स आती हैं, कुछ सिरम्स आती है, जैसे ग्लाइकोलिक सिरम आता है, इससे हम एक्सफोलिएशन कर सकते हैं और ये अच्छा रखता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो उससे आपके बाकी जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो स्किन के अंदर प्रॉपर जा पाता है। बहुत बार हम देखते हैं कि पार्लर में जाके लोग स्क्रबिंग करवा रहे हैं या डिटैन करवा रहे हैं, तो ये सेफ रहता है क्या?
देखिए स्क्रबिंग भी एक्सफोलिएशन ही है, Okay. पर आप स्क्रब जैसे लोग कॉफी से स्क्रब कर रहे हैं, लूफा से स्क्रब कर रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, वो रेडनेस और रैश क्रिएट कर सकता है स्किन पे। तो ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना चाहिए। अगर आप ओवर एक्सफोलिएशन करते हैं स्किन का तो वो आपकी स्किन को सेंसिटिव बना देता है, तो वो भी फिर गलत है। पर स्क्रबिंग जैसे वंस फॉर सम टाइम कभी आप स्क्रब यूज कर सकते हैं, वंस 15 दिन में कभी एक बार, पर स्क्रब्स ऐसा यूज करें जो थोड़ा बारीक हो और वो आपके स्किन को बहुत डैमेज नहीं करे। आइडियली तो ग्लाइकोलिक से करना चाहिए, पर अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड नहीं यूज कर रहे हैं तो एक बारीक दाने वाले स्क्रब से आप यूज कर सकते हैं, पर 15 दिन या 1 महीने में एक बार, उससे ज्यादा मत कीजिए उसको। बहुत बार हम देखते हैं कि डिटैन वगैरह भी यूज करते हैं कि भाई स्किन को ग्लो करने के लिए, तो वो भी ठीक सेफ रहता है? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है, ब्लीच यूज हो रहा है। अगर आप ब्लीच यूज कर रहे हैं तो ब्लीच स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आपको स्किन को ब्लीच ही करना है तो उससे बेटर तरीका होता है कोई और, जैसे आप अपने स्किन को डीटैन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर तरीका है आप लेजर टोनिंग पे जा सकते हैं, आप पील्स करा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है वो स्किन को सेफली, डेड स्किन को भी रिमूव करता है और पिगमेंटेशन पे भी काम कर रहा है। बहुत अधिक डीटैन कराने से आपकी स्किन बड़ी सेंसिटिव बन जाती है। और जब भी आप कोई पार्लर प्रोसीजर करा भी रहे, मान लो आपने करा भी लिया पार्लर का, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। क्योंकि आपने आफ्टर दैट जो भी आपने प्रोसीजर कराया, आपने मान लो कराया भी है, चलो करा भी लिया, पर सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाते हैं तो स्किन आपकी हो गई है सेंसिटिव। अगर आप सन में जाएंगे बिना सनस्क्रीन लगाए तो स्किन को और काला ही कर लेंगे आप। बिल्कुल। बहुत बार देखते हैं हम ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? देखिए ब्लैक हेड बेबी पिंपल है। ओके। वो बेसिकली पिंपल है, उसको हम कोमेडोन एक्सप्रेशन कहते हैं, उसको हम कोमेडोन्स कहते हैं टेक्निकल टर्म में। तो कोमेडोन्स को हम हटाते हैं, उसको एक खास तरह का उसका इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम हटा सकते हैं, या कभी कभी हम सैलिसिलिक सीरम से भी उसको, सैलिसिलिक क्रीम्स, ग्लाइकोलिक सीरम से, या इवन फेस वॉश एंड ऑल भी यूज करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। ओके। जो हम देखते हैं कि पार्लर्स वगैरह में करते हैं, वो कितना सेफ रहता है? वो एक जो आपने इंस्ट्रूमेंट की बात की, तो उससे दबाते हैं, बेसिकली वो पील ऑफ करते हैं, वो उस टाइप से, तो वो सेफ है कि नहीं है? क्योंकि उसमें स्किन को पेन होता है बहुत बार। देखिए हर चीज का एक टेक्निक होता है करने का। अगर सही टेक्निक से कोई चीज किया जाए तो वो सेफ रहेगा, और सही मशीन से किया गया है और विद प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज किया गया है। तो जो प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होता है, प्रॉपर टेक्निक है और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, वो आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ ही मिलेगा। ओके, बिल्कुल सही बात। किसी भी प्रोसीजर को अगर आप स्किन को आप अपने हैंडल करवा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं स्किन पे, तो टेक्निक इज इंपॉर्टेंट। आपका मशीन क्या यूज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और उसके पीछे जो साइंस यूज की जा रही है वो आपको पता है कि नहीं। तो ये तीनों चीजें तो पता डर्मेटोलॉजिस्ट को ही होंगी ज्यादा। तो इसीलिए आइडियली तो ये सब चीजें डर्मेट क्या होनी चाहिए, पर लोग नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर कराते भी हैं, जैसे अगर वो होम केयर में ही कराना चाहते हैं ब्लैक हेड रिमूवल, तो उसमें भी ये जैसे सीरम्स है, सैलिसिलिक सीरम्स, ग्लाइकोलिक फेस वॉश या ग्लाइकोलिक सीरम्स भी यूज कर सकते हैं, या कुछ दवाइयां भी हम देते हैं उसके लिए जो कि ब्लैक हेड को रिमूव करते हैं। हम देखते हैं कि लेजर से लोग हेयर रिमूव करते हैं, वो कितना सेफ है? वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ही सेफ है वो। और ये मिथ है कि फैक्ट है एक बार लेजर करा लेंगे हेयर रिमूवल तो दोबारा नहीं आते? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब हम एक बार में लेजर करते हैं किसी भी एरिया पे, तो 10 से 15% बाल लेज्ड होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। तो वो बेसिस होता है कि 6 से 8 सिटिंग्स लगती है। 6 से 8 सिटिंग? 6 से 8 सिटिंग लगती है। 6 से 8 सिटिंग के बाद वो हेयर जो होता है वो काफी डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, पर तब भी फिर उसके बाद भी मेंटेनेंस सेशन की जरूरत पड़ सकती है। ओके। कितना, मतलब कितने बार, मतलब जैसे मान लीजिए 7 से 8 सिटिंग्स हो गई, उसके बाद क्या मतलब ईयरली रहता है या ईयरली हुआ 6 मंथ्स में एक बार आपने करा लिया, नीड बेस्ड, पर हेयर आपका काफी फाइन हो चुका रहता है उस समय तक। तो हेयर बेसिकली लोग पूरे बॉडी के हेयर रिमूव कराना सेफ रहता है? बिल्कुल सेफ रहता है, लोग कराते भी हैं। इवन सेंसिटिव एरियाज में भी आप कर सकते हैं, जैसे बिकनी एरिया है, फेस है, सब जगह कराते हैं लोग। अभी हम बात कर रहे थे लेजर से हेयर रिमूवल की, तो लेजर के थ्रू स्किन ब्राइटनिंग कराना सेफ है कि नहीं है? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि आप एक अच्छी मशीन से अगर आप यूज कर रहे हैं स्किन के ऊपर, आपकी स्किन पिगमेंटेड है या टैंड है, और आपको एक प्रॉपर डिटैनिंग कराना है स्किन का, और बेस्ट डिटैनिंग कराना है, तो वो लेजर से ही होगा। क्योंकि लेजर प्रॉपरली आपके मेलेनिन पे काम करने वाला है, वो मेलेनिन को तोड़ेगा, वो अंदर जाके मेलेनिन को तोड़ता है, तो वो आपको सबसे सही रिजल्ट देगा। सबसे अच्छा रिजल्ट उसी से आ सकता है, जो बेस्ट रिजल्ट है। स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से स्किन कितनी इफेक्ट करती है? स्मोकिंग से क्या होता है कि
आपका कोलेजन काफ़ी, आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है, फिर पिगमेंटेशन आने के चांसेस भी बढ़े रहते हैं। स्मोकिंग इनफैक्ट आपको अल्कोहल से ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे बॉडी में डालता है, फ्री रेडिकल जनरेशन सबसे ज़्यादा है स्मोकिंग का। तो इसीलिए स्मोकिंग को जितनी, अगर आपको एक अच्छा स्किन चाहिए तो स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना ही चाहिए। अल्कोहल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर स्किन, क्योंकि अल्कोहल में भी कोई बहुत शुगर होता है। अल्कोहल से आपकी अगर बाकी प्रॉब्लम आ रही है, लिवर की प्रॉब्लम आ रही है या कोई और बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, तो अल्कोहल इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर स्किन। पर अल्कोहल से ज्यादा नुकसान स्मोकिंग करता है। एक्टिव भी और पैसिव भी दोनों दोनों फॉर्म में। बहुत बार मैम हमारे शरीर में मस्से हो जाते हैं जिसको और बहुत बार मस्ते हो जाते हैं या तिल भी रहते हैं बहुत बार, जो लोगों को ठीक करने रहते हैं, निकालने रहते हैं। तो क्या उसकी ट्रीटमेंट है और कैसे होता है? उसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं। मस्से नॉर्मली किसी दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक तो मस्से को देखना पड़ेगा एग्जैक्टली वो है क्या, वो स्किन टैग है प्रॉपर, डीपीएन है कि वो वॉट है। हमको पहले वो एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना होता है। उसके बाद हम उसको हटाने के लिए मशीन यूज कर सकते हैं, लेजर के द्वारा भी कर सकते हैं, CO2 लेजर द्वारा, या फिर कभी RF कॉटरी भी यूज कर सकते हैं। और मेरा हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया आप कोलगेट, बेकिंग सोडा, वो सब चीज़ों से उसको ना जलाएं, क्योंकि बाद में वो पिगमेंटेशन छोड़ देता है। ओके, तो ये बेसिकली मिथ है, इससे सब नहीं करना चाहिए, इससे स्किन खराब हो सकती है। और मैम जो हम देखते हैं कि किसी को तिल आ जाते हैं, बहुत फेसेस पे तिल रहते हैं, और किसी को निकालने की, उसको रिमूव करने की उसको इच्छा है, तो कैसे वो सेफ है कि नहीं है, क्या वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, तिल में क्या है कि तिल में एक फ्रेकल्स करके होता है, जिसमें फेस पे छोटे छोटे मोल्स आपको जैसे दिखते हैं पूरे चेहरे पे, तिल टाइप के। तो वो ऐसी सनस्पॉट्स कहते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं मशीन, लेजर द्वारा मशीन रिमूव कर सकते हैं। काफी अच्छे लेजर्स हैं हमारे पास, तो उसको तो कर सकते हैं। पर ध्यान देना होता है कि उसके दोबारा आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए प्रॉपर सनस्क्रीन हमेशा यूज करें। और डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि पीला फल, लाल फल, पीला सब्जी, लाल सब्जी जो भी है, उसको ज्यादा इंट्रोड्यूस करें अपने खाने में, भाजी को, ये सबको ज्यादा खाएं, ताकि आपके बॉडी का ऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स कम रहे। एक और सवाल है, बोटॉक्स और फिलर क्या होता है? और ये बहुत आजकल देखा जा रहा है जैसे सोशल मीडिया में कि जो लड़कियां हैं, टीनेजर्स है या मिड-20s मिड-30s में ज्यादा यूज करते हैं, तो ये क्या होता है? देखिए, बोटॉक्स क्या होता है, वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। तो जैसे हमारे स्माइल करने पे अगर हमारे यहाँ पे लाइन आ रही है, अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे लाइन आ रहे हैं, शिकन बनते हैं या फिर हमारे यहाँ पे लाइन बन रहे हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस देते हैं। बोटॉक्स का इंजेक्शन सही, अच्छा लगता है, वो चेहरा भी उससे, लोगों को वही बात है, एस्थेटिक हमेशा कॉन्फिडेंस पे। अगर आपको लगता है ऐसा करा के आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपको जरूर कराना चाहिए। और फिलर क्या होता है? फिलर बेसिकली क्या है कि विथ स्किन में, जैसे एजिंग हमारी स्किन की स्टार्ट हुई है, तो हम अपने स्किन के जो पार्ट जैसे लूज हो रहे हैं या वहां पे वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं और एजिंग प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो स्किन के लिगामेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हम करते हैं उसके थ्रू। बहुत बार देखा गया है मैम कि कॉमनली आजकल जैसे आंखों के नीचे अगर आपको काफी डार्क सर्कल्स है और यहाँ पे मतलब थोड़ा गड्ढा जैसा है, तो वहां पर हम कर सकते हैं। लिप्स के ऊपर हम फिलर कर सकते हैं, अगर लिप बहुत पतला है तो हम लिप्स को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए कर सकते हैं। अलग अलग जगह चिन में वॉल्यूम दे सकते हैं, अलग जगह पे वॉल्यूमाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और क्या क्या आपको इस फील्ड में आने के लिए आपने कैसे चुना कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनूं, या कैसा आपका सिलेक्शन था और क्या चैलेंजेस है इसमें बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे, ये इंटरव्यू देखेंगे, जो शायद इस फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके होंगे या अपना अर्लियर करियर में होंगे। बताइए। मैंने MBBS करने के बाद हमें PG एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो मैंने ऑल इंडिया एंट्रेंस जो एग्जाम दिया था उसमें अच्छा रैंक था मेरा, और मुझे था कि कुछ ऐसा ब्रांच लेना है जो कि थोड़ा मुझे कूल रहे। मुझे मेडिसिनल ही ब्रांच प्रेफरेंस में था, तो मुझे थोड़ा सा मुझे था कि मुझे थोड़ी फैमिली लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, कूल ब्रांच हो जिसमें कि एक मतलब रहता है, उस तरह के ब्रांच लेना था। तो मैंने डर्मेटोलॉजी लिया था, क्योंकि टॉप ब्रांच भी चल रहा था उस समय, वो अभी भी टॉप पे है, इट्स अ वेरी गुड ब्रांच, टॉप रैंकर्स ही लेते हैं इसको। और फिर PMD करने के बाद थोड़ा तो स्ट्रगल रहता है इन ब्रांचेस में, क्योंकि आपको शुरू के फेज में मेहनत करनी पड़ती है। ऑल्दो मैंने थोड़ा लेट एज पे अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, पर हाँ, बीच में मैंने वो डिग्रीज ली जो मुझे लगा कि ज़रूरी है, जैसे एग्जाम्स होता है, MRCP एग्जाम देना, कुछ फेलोशिप्स करना, वो सब मैंने बिटवीन टाइम अपने टाइम को यूज़ किया था। जी। तो क्या चैलेंजेस, क्योंकि आपने बताया कि एक फैमिली लाइफ भी इससे मेंटेन रहती है, और
और सारी चीज़ें। तो जब हम ये फील्ड आपने चूज किया तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस ज़्यादा करने पड़े आपको? एक चीज जो बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के बाद आप चैलेंजेस फेस करते हैं वो 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि सोशल, इससे पहली चीज तो होती है जब मार्केट में बहुत सारे लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन करके अपना एक सेंटर खोले हुए हैं, जबकि आपका क्वालिफिकेशन, आपको उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होने के बाद भी आप उनसे आपकी कंपटीशन हो रही है जो लोग बेसिकली उतने क्वालिफाइड है ही नहीं उस चीज को खोलने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि डर्मेटोलॉजी में आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन करके वो खोल रहे हैं, एस्थेटिक फिजिशियन करके बहुत लोग खोले जा रहे हैं। कोई नॉलेज नहीं रहता है इस डोमेन में। नॉलेज क्या है कि उन्होंने कोई बस कोर्स किया हुआ है और पर प्रॉपर जो एमडी डर्मेटोलॉजी वाली हम करते हैं वो नहीं रहता है, तो उनसे कंपटीशन बहुत बड़ा चैलेंज डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट को फेस हो रहा है। और ये चैलेंज के साथ साथ ये लोगों के साथ भी इससे गलत हो रहा है, उनके स्किन में भी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे और वो सारे लोग भी आपके पास आते होंगे बाद आते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वो वाली बात हम कहते हैं, इंग्लिश प्रोवर्ब भी है। तो होता क्या है कि आपने पूरा सब कुछ किया, आपको प्रॉस एंड कॉज हर चीज का पता होता है, आप कोई इरेटिक डिसीजन नहीं लेते हैं या इरेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, इरेटिक ट्रीटमेंट से कारण पेशेंट को नुकसान भी होता है, कुछ लोग खुश भी होते हैं क्योंकि जैसे लेजर्स कर दिया, ये कर दिया, खुश भी हैं कुछ लोग, पर बहुत लोग ये भी कह के आते हैं कि उनका स्किन खराब हो जाता है, उसके बाद फिर आते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के बाद। तो ये एक चैलेंज बहुत ज्यादा डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में फेस कर रहे हैं। आजकल के जो भी पास आउट हो रहे हैं वो भी काफी फेस कर रहे हैं इसको। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडियन न्यूज़ को समय दिया और हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो बेसिकली उनको कहीं से नहीं मिलती है, सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, मगर वो पूरी नहीं मिलती है। जो मिथ्स रहते हैं, जो फैक्ट रहते हैं, आपने सारी बातें क्लियर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंडियन न्यूज़ के इस खास शो जानना जरूरी है में आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर यशा उपेंद्र जी। उन्होंने हमको सारे मिथ्स, फैक्ट्स, स्किन केयर रूटीन, स्किन से रिलेटेड डिसीजेज और कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, ये सारी जानकारी उन्होंने हमें दी। ऐसे ही हम एक्सपर्ट्स को आपके बीच में लाएंगे जानना जरूरी है में। धन्यवाद। तो बहुत अधिक सीरम लगाने से भी स्किन खराब होती है कुछ, क्योंकि आपने शायद सही तरीका का सीरम नहीं लगाया। जो क्या है कि लोग वहां से निकलने के बाद उसको ऐसे ऐसे दबा के निकलते हैं जी। उससे क्या है, वहां पे दाग भी छूटता है और गड्ढे बनने के चांसेस होते हैं। सरसों तेल नहीं लगाने के लिए होता है स्किन में। अच्छा, सरसों नहीं लगाना होता है, ना स्किन में लगाना है ना बाल में लगाना है। खाने में, वो खाने में खाइए, वो खाने के लिए है, वो खाना ही खाना है उसका। स्क्रब जैसे लोग कॉफी से स्क्रब कर रहे हैं, लूफा से स्क्रब कर रहे हैं, तो वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, वो रेडनेस और रैश क्रिएट कर सकता है स्किन पे।